हाँ जी, तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 7। कल लास्ट में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, its minimum and maximum heights from the ground are 0.75 meter and 2 meter respectively. Its maximum speed will be, ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा है, वो मैक्सिमम ऊपर इतना जाता है, फिर नीचे इतना जाता है, जैसे आप लोग सी सॉ खेलते हैं ना, ये सेम टू सेम झूला ही है। तो ये बोल रहा है कि इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितना है ग्राउंड से 2 मीटर है एंड 0.75, मैक्सिमम 2 है और मिनिमम कितना है 0.75 मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए आप झूलते हैं, तो आपको याद हो कि आप एक बार जब ऊपर जाते हैं तो रुकते हैं, फिर नीचे आते हुए आपकी स्पीड बहुत बढ़ती है। अगर आपने पैर नहीं लगाया तो धम से नीचे लगोगे जाके, ठीक है। तो नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है ना, यस और नो, राइट। सो ऊपर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा, 0, और नीचे कितना आपके पास वी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर अ चाइल्ड, क्या दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, चाइल्ड इज सिटिंग ऑन स्विंग, इट्स मिनिमम मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है 0.7 एंड 75 एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, ठीक है। लगाइए जरा एक बार, यही कंजर्वेशन वाला ही आपको लगाना है, एक बार कोशिश करो सभी बच्चे, कैसे करेंगे। फ्रिक्शन का जिक्र है कहीं, बताओ जरा, क्या फ्रिक्शन का कोई जिक्र है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कोई नहीं है, और कोई एक्सटर्नल वर्क भी नहीं है। सपोज आप यहाँ पहुंच गए, उसके बाद आप नीचे आते हुए यहाँ पहुंच गए, ठीक है। सो यहाँ पर आपका मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, तो उस केस में आप क्या लगाते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। हमने ये वाला यूज किया, डब्ल्यू ई प्लस में डब्ल्यू एफ, दिस इज इक्वल टू के एफ प्लस में यू एफ माइनस में के आई प्लस में यू आई, ये यूज किया गया है। इसमें ये दोनों चीज हमने जीरो करी है। तो यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना, जब ये नीचे पहुंचेगा यहाँ पर कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है बेटा, यहाँ पर पहुंचा ना, कितना है बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से कितना ऊपर है बताओ। मान लो चाइल्ड का जो मास है वो m है, तो आपके पास लिख सकते हैं ना m इंटू में g इंटू में 0.75, और ग्राउंड से ऊपर है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है आपका 0 प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है m g इंटू में 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए मोशन कहाँ से कहाँ लिया हम लोगों ने, सपोज आपका सिस्टम यहाँ था शुरुआत में और यहाँ से नीचे आया है, तो इनिशियली उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें जाती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में यूज होती जाएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0, पहले पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू में 2, बाद में जब यहाँ पहुंच गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया एम जी इंटू में 0.75 एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमको वी निकालना है, निकाल के बताइए कितना आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्या क्या कट रहा है देख लो जरा, मास तो कट ही जाएगा। और सॉल्व कीजिए। आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे सभी बच्चे, ये बताओ पहले तो। रोहित समझ में आ रहा है, कोई नहीं, पहले सुनो, अगर नहीं भी आ रहा तो भी एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को पढ़ोगे आ जाएगा आपको। सिर्फ हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है, पहले कितना टोटल एनर्जी है उसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल देखो, बाद में कितना टोटल एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेक करना है, बस इतनी तो बात है, इसमें तो कुछ आराम कहानी है ही नहीं। और सो यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है देखो, 2g, क्या कर सकते हैं हम लोग, 2g माइनस में
0.75 जी, ठीक है, इनटू में 2, ये आपके पास v स्क्वायर आएगा। किसी ने हैंड रेज किया है? नहीं। हाँ जी, इसको सॉल्व कीजिए सभी। कितना आ रहा है v का वैल्यू बताओ मेरे को सॉल्व करके, ए बी सी डी ऑप्शन है। सभी बच्चे करेंगे इसको ट्राई, आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। यही नहीं आ रहा क्या? वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 जी, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो कितना बन गया वी स्क्वायर की वैल्यू 25, वी कितना हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी देर क्यों लग रही है तुम लोगों को? चलो ये तो थे जो हम लोगों ने कल टॉपिक्स करे उससे रिलेटेड। तो अभी जो बच्चे आए हैं ध्यान से सुनेंगे, अब कुछ हम नए न्यूमेरिकल्स करेंगे, ध्यान से देखो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन पॉइंट ए स्लिप्स ऑफ द टेबल। एक चेन है, चेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन पॉइंट ए स्लिप्स ऑफ द टेबल। स्लिप्स ऑफ द टेबल का मतलब क्या है कि ये वाला जो चेन का हिस्सा है ये नीचे हो जाए, टेबल से नीचे, ये पूरी जो आपकी चेन है वो इस तरीके से खड़ी हो जाएगी और ये नीचे की तरफ फॉल कर रही होगी। इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा एल, और मास कितना है m, एंड इट इज फॉलिंग विद स्पीड v, ठीक है। तो ये कितना वेलोसिटी से गिर रही होगी जब आपके पास ए पॉइंट जस्ट स्लिप्स ऑफ द टेबल। तो चेन का मास आपको टोटल दे रखा है m, चेन का टोटल लेंथ कितना दे रखा है l, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? अच्छा, यहाँ पर अब मुझे बताओ कि आपको क्या फ्रिक्शन फोर्स की कोई जानकारी दे रखी है? हम लोग जो यूज करने वाले हैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये यूज करेंगे। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सब चीज सारे फोर्सेस वगैरह कंसिडर करके ये बनता है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि इसको क्या करेंगे आप, मान लीजिए थोड़ा सा आपने चेन को खींच दिया और वो फॉल करने लग जाएंगे, थोड़ा सा आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वर्क एक्सटर्नल यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हो गया जीरो। फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं है, हमने अभी यहाँ पर कोई भी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा, इसका मतलब फ्रिक्शन का कोई भी फोर्स नहीं है, उसके द्वारा किया गया वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे ही हम आगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अब देखिए जब वो नीचे स्लिप कर गया, अब ये जो चेन आपके ऐसे वर्टिकली खड़ी है, अभी ये कंडीशन है हमारी फाइनल, तो फाइनली पूरा का पूरा चेन ऐसे नीचे आ गया और वो पूरा चेन पूरा मास m एक v स्पीड से नीचे गिरेगा। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर सिंपली आपका एक बॉल होता सपोज, या एक पॉइंट होता, या एक ब्लॉक होता, तो हम लोग सीधा निकाल देते एक बेस लाइन लेके कि उससे कितना नीचे या ऊपर है। सपोज हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक बेस लाइन ले लेते हैं ये, या यहाँ पर हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसके विद रिस्पेक्ट टू अब ऊपर नीचे निकालेंगे। जैसे आप लोग ग्राउंड से ऊपर निकालते हो ना कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है, कि कितना हाइट ऊपर है, mgh करके निकाल देते हो। तो अभी हमारी जो चेन है वो नीचे नीचे की तरफ जा रही है, तो एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है यहाँ से, अब इससे नीचे आपका चेन आ गया। अब चेन का मास एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगह पर है,
अगर सिंपली एक जगह पर होता, सपोज यहाँ होता हाइट h नीचे, तो हम लोग क्या देते हैं, इसका मास m है, माइनस में mgh, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, तो ऐसे लिख देती मैं। लेकिन इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे एक जगह पर नहीं है, तो उस केस में हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम लोग जो भी आपके ऑब्जेक्ट है उसका एक सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे। वहां सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां उस ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये आपके पास अगर लेंथ है तो इसको हम बीच में से काटे तो वहां आपका सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे ही होता है ना, एक पूरी अगर पूरी लेंथ है तो कहाँ बैलेंस करोगे आप, मिड पॉइंट पर बैलेंस करोगे ना। सो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, कहीं बीच में हो जाएगा, एट डिस्टेंस L/2। L/2 नीचे, टोटल लेंथ कितना है चेन का L, उसका आधे पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सो अब इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, इसका मास कितना होगा, m ही होगा, कितना नीचे है, -L/2 इंटू में g, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, 0 था, वो रेस्ट पे थी, फिर आपने उसको डिस्टर्ब किया था। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखो, एक तो ये जो 2L/3 लेंथ है चेन की, ये तो आपके पास टेबल पे ही रखी है और उसी को आपने बेस लाइन मान रखा है, उस वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो एक तो 0 हो गई। प्लस में जो लटक रही है L/3 लेंथ की, इसकी कितनी होगी, जैसे ये आपका बेस लाइन है U, इससे नीचे कितनी चेन है, L/3 लेंथ की है। तो सेम टू सेम जैसे हमने L लेंथ के लिए सेंटर ऑफ मास ढूंढा, इसके लिए एक सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेंगे कि हमें पता है कि अगर सिंपल एक पॉइंट होता, एक ब्लॉक होता, एक बॉल होती, कितना नीचे है, मैं mgh करके निकाल लेती, पर अभी मास पूरा लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कहीं मिड में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितना मास हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो आपको मास चेक करना पड़ेगा, वहां तो हमारी पूरी चेन थी, तो पूरी चेन का मास m है और वो L/2 पे सिचुएटेड था, अभी सिर्फ इतना पार्ट है ना चेन का, तो हमारे पास L लेंथ की चेन का मास कितना है m, यूनिट लेंथ की का कितना होता है m/l, और हमारे पास यहाँ कितनी चेन है L/3, तो L/3 लेंथ की चेन का कितना मास हो जाएगा बेटा m/3, m/l इंटू में L/3, तो m/3 बच जाएगा। क्या करा, L का m है, यूनिट का कितना हो जाएगा m/n, L/3 का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय L/3 कर देंगे तो आपके पास कितना हो गया m/3। अभी ये सारा का सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास देख लो कितना नीचे होगा, L/3 का आधा कितना हो जाएगा L/6, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस में मास कितना है m/l, माइनस क्यों लिया, क्योंकि बेस लाइन से हम नीचे जा रहे हैं, कितना नीचे गए, कहां तक मास है m/3, सॉरी मास आपके पास है m/3, कितना नीचे, सेंटर ऑफ मास पे सारा मास सिचुएटेड है, वो लेंथ कितना है बेस लाइन से नीचे L/6, ठीक है, इंटू में एक बच गया g, mgh होता है, मास कितना है m/3, और कितना लेंथ नीचे है, कितना हाइट नीचे है, ऐसे भी बोल सकते हैं कितना डेप्थ नीचे है बेस लाइन से, वो L/6, और इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी, यही निकालना था ना। दोबारा से सुन लीजिए, क्या किया हम लोगों ने, एक चेन को लगाया, चेन ऊपर थी 2L/3 लेंथ पे, नीचे कितना हैंग कर रही थी L/3, ठीक है। इन्होंने पूछा कि जब वो चेन पूरा स्लिप ऑफ कर जाएगी टेबल से, मान लीजिए ये पॉइंट जस्ट नीचे आ गया, पूरा स्लिप ऑफ करके सीधी ऐसे खड़ी हो गई चेन, अब वो गिर रही है v वेलोसिटी के साथ, तो उस समय पर उसका वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा है। तो हमने वही वर्क एनर्जी थ्योरम वाली इक्वेशन को यूज किया, हमने देखा कि फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं है तो उसका वर्क डन 0, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है उसका वर्क डन 0, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे आ गए हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है मेरे पास, यहाँ पे पूरा चेन गिर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो हाफ mv², उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो मुझे निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि हमारे पास पूरा मास ऐसे पूरी उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं, मेरे पास हाइट तो चाहिए ना, मास की कितनी हाइट है बेस लाइन से ऊपर या नीचे, जो भी हम अभी हम नीचे देख रहे हैं क्योंकि चेन नीचे गिर रही है, तो बेस लाइन हमने एक मान लिया ऐसे u = 0, उससे कितना नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या, भाई ये सारी चेन का मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास देख लो बेस लाइन से कितना नीचे है, दैट इज -L/2 नीचे है। अब नीचे की तरफ आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो तो -m L/2 इंटू g,
ये आपके पास चेन का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब इनिशियल पे आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, 0 थी शुरुआत में, चेन नहीं गिर रही थी ना। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, एक तो जो चेन 12/3 रखी है वो बेस लाइन पे रखी है, उसका तो 0 हो जाएगा, बेस लाइन से कितना ऊपर है, 0 हाइट पे ऊपर है, तो उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, 0। अब जो नीचे लटक रही है उसका निकालना पड़ेगा। अब नीचे लटक रही है उसका मास तो चाहिए ना, कितनी मास लटक रहा है नीचे, वो हमने देख लिया भाई, एल लेंथ की जो चेन है उसका मास m होता है, यूनिट लेंथ की जो चेन है उसका मास कितना होगा, m बाय में l होगा। l/3 लेंथ की जो चेन है उसका मास कितना होगा, m/l इंटू l/3, तो बचा m/3। तो जो चेन लटक रही है उसका कितना मास है, m/3। अब ये सारा का सारा मास जो अलग अलग जगह पर है, तो कैसे कैलकुलेट करूं, इस मास को मैं क्या सोचती हूँ भाई, सेंटर ऑफ मास पे सारा सिचुएटेड होगा। अब देख लो सेंटर ऑफ मास कितनी नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, l/3 लेंथ का, उसका भी आधे पे, तो l/6 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और कितना मास वहां पर है, m/3, कितना नीचे है, l/6, तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -m/3 इंटू l/6 इंटू में जी। तो यहाँ से हम लोग v कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात कुछ समझ में तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अच्छा अमित सर के पास पीसीएम है या पीसीबी है, आप लोगों का क्या सब्जेक्ट है बेटा, सर मैम दोनों है। हमारा तो पीसीबी है। अच्छा दोनों है, एक सेकेंड रुको, मेरा पेन, दोबारा समझना है, 2 बार तो मैंने समझा दिया, चलो दोबारा बता देते हैं। किस किस को दोबारा समझना, एक बार हैंड रेज कीजिए। किसी को नहीं समझना, आयुष को समझ नहीं आया, शिवानी को नहीं आया, ओके, लिसन टू मी क्लियरली नाउ। ये वाली इक्वेशन समझ में आई आयुष एंड शिवानी, ये जो सबसे ऊपर मैंने लिखी है, ये बात आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये इक्वेशन हमने निकाली है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वर्क डन है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की फाइनल, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अगर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर फ्रिक्शन का जिक्र नहीं हो, प्लस में कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो दोनों टर्म 0 हो जाती है, तो आपके पास क्या बन जाती है इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में यूएफ, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बोलते जाओ साथ के साथ, क्लियर है कि नहीं है, यस मैम। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें तो निकालने क्या, 4 ही चीजें निकालनी है ना भाई, चेन का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेन का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है। तो सबसे पहले फाइनल वाली चीजें चेक करते हैं। फाइनल कब निकालना है आपको, आपको निकालना है जब जो चेन का ए पॉइंट है वो ऐसे ऐसे सारी स्लाइड करते हुए नीचे आ गई, अब वो वी वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगी, वी स्पीड के साथ कह सकते हो, वी स्पीड के साथ नीचे गिरेगी, कितना मास नीचे गिर रहा है, एम मास नीचे गिर रहा है, तो फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ जो उसका मास है एम इंटू में जो जिस स्पीड से वो गिर रही है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। देखिए अगर मेरे पास मान लो ये बुक है, ये डीसी पांडे जी की बुक है, ये बुक है, तो अगर ये फॉल कर रही है, ठीक है, ये फॉल कर रही है, तो अगर मैं, मेरे को देखना है कि भाई जब जब ये टेबल से जस्ट नीचे फॉल करना शुरू करी, तो मैंने क्या करा, या तो मैं ग्राउंड ले लूं सरफेस और वहां से बताऊं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो आप कैसे पोटेंशियल एनर्जी बताओगे, यहाँ से यहाँ पर इसका कुछ मास है, यहाँ पर इसका कुछ मास है, यहाँ पर इसका कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, अलग अलग हाइट पर सारे मासेस है ना। अगर सिंपली आपके पास एक पॉइंट पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो उस पॉइंट का देख लो कि सरफेस से कितना हाइट के ऊपर है, आप mgh करके सॉल्व कर देते, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमारे पास नीचे सरफेस पे लेना पॉसिबल नहीं, नीचे कहाँ लोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, सामने मैं फिजिकली देख रही होती तो मुझे पता लग जाता ग्राउंड का सरफेस इतना, इससे इतनी ऊपर है, तो मैंने क्या बेस लाइन ले लिया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये ऊपर ही इसका बेस लाइन ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, बुक का अलग अलग मासेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट, या तो आप सारे मासेस लो, सबका हाइट लो, सबको ऐड करो,
फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। तो मैंने क्या किया, इस बुक का जो सेंटर ऑफ मास है वो निकालो। सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, वो कितनी नीचे है हमारे बेस लाइन से, वो आपके पास हाइट होगी, उससे आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वो बेस लाइन से नीचे की तरफ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर की तरफ हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो वही चीज है, अगर मान लो हमारे पास ये चेन है, सपोज ये हमारे पास चेन है, इसका लेंथ L है, ये जैसे ही टेबल से स्लिप ऑफ हुई, मान लीजिए ये टेबल है मेरा, ठीक है, यहाँ से ये चेन ऐसे ऐसे गिरने लगी, जस्ट जब वो स्लिप ऑफ हो गई, लास्ट पॉइंट उसका बिल्कुल ऐसे वर्टिकल आ गया, उस समय पर उसका जो मास है वो पूरा ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ मैंने बेस लाइन मान लिया, इस पूरा चेन का मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया। चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसकी लेंथ के आधे पे, तो लेंथ के आधे पर यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया। कितनी हाइट नीचे है ये वो देख लिया, L/2 हाइट नीचे है, सारा का सारा मास इस सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कोई दुविधा, आराम से कर लोगे। mgh लगाना है, कितना मास है सेंटर ऑफ मास पे, m, कितना नीचे है बेस लाइन से, L/2, तो mgh, m की जगह कैपिटल M, g रहेगा, h की जगह L/2, और ये बेस लाइन से नीचे है इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सारी सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं इनिशियली आपकी चेन ऐसे रखी है, बेस लाइन जहां हमने लिया, बेस लाइन हमने वो ले रखा है जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो जितना हिस्सा आपके पास टेबल पे रखा है उतने का तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, जितना लटक रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, मान लो आपके पास जो हाइट हैंग कर रही है वो सिर्फ इतनी हाइट हैंग कर रही है, तो पहले तो इसका मास ढूंढना पड़ेगा ना, कितना मास है इतनी हाइट का। पूरी चेन का हमको पता है कितना है, कैपिटल M, L लेंथ का कैपिटल M है, ये कितनी लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है, L/3। L/3 लेंथ का कितना मास हो जाएगा, पहले यूनिट का निकालो, कैसे होगा, यूनिटरी मेथड सबको आता है। L का M है 1 का कितना हो जाएगा, M/L, L/3 का कितना हो जाएगा, M/L इंटू, सॉरी आपके पास L का M है, यूनिट का कितना हो जाएगा M/L, और L/3 का कितना हो जाएगा M/L इंटू में L/3, तो बचा कितना M/3, यानी जो हैंग कर रही है उसका मास आ गया। अब वही प्रॉब्लम है मेरे पास, इसका मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं, मतलब या तो एक पॉइंट हो कि कितनी हाइट नीचे है जहां पर सारा मास है, बट ये सारा मास जो है ऐसे पूरा ऐसे किसी एक लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो जहां पर आप ये समझ सको कि भाई इसका जितना भी मास है वो सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा। फिर सेंटर ऑफ मास का कितना हाइट नीचे है बेस लाइन से वो देख लो। तो सेंटर ऑफ मास L/3 लेंथ का किधर होगा, L/6 पे होगा, इसका आधा किधर होगा L/6, यहाँ आ गया आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे अब इसका सारा मास है, इसका मास हमने कितना निकाल लिया था M/3, M/3 इसका कहाँ पर रखा है, L/3 पे रखा है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इनिशियल, इसकी मास कितना है M/3, कितना नीचे है बेस लाइन से L/3, सॉरी L/6, L/3 का आधा किया ना, L/6 इंटू में G, और ये नीचे है इसमें नेगेटिव साइन आ गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। आई बात समझ में, यस मैम। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक बार अगर चेन के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लोगे, चेन के कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ नहीं करोगे। थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ काफी इस्तेमाल होता है, तो वो हमको अभी तो आपका जो लेंथ है, लेंथ का तो हम सीधा निकाल सकते हैं, भाई उसके आधे पे होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, अब अगर सेमी सर्कल में दे दूं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन एंड B emerges आउट फ्रॉम राइट एंड। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो आपने इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा खींच दिया, क्या होगा, ये चेन ऐसे स्लाइड करते हुए पूरी नीचे आ जाएगी, ऐसे नीचे इस तरीके से। ये पॉइंट B हो गया, ये नीचे पॉइंट A पहुंच गया। ठीक है, इसका रेडियस कितना है R, तो मुझे बताओ चेन का लेंथ कितना होगा, चेन का लेंथ बताइए कितना होगा। मैम 2R। सरकमफ्रेंस को देखो ना, सेमी सर्कल है, सरकमफ्रेंस का आधा कितना होगा πr। सर्कल का पूरा लेंथ कितना होता है बेटा 2πr होता है, उसका आधा कर दो कितना हो जाएगा πr। πr ही तो निकल के गिरा है ए पॉइंट से, यहाँ से सारा का सारा जो लेंथ नीचे की तरफ आ गया वो कितना लेंथ आ गया, जो आपके सर्कल का रेडियस है उससे हम लोगों ने सरकमफ्रेंस निकाला, उसका आधा कर दिया, πr लेंथ नीचे आ गया। मास कितना है इसका, m है, टोटल मास कितना है m है। तो सेम टू सेम चीज है, फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन 0 है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स 0, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बस हमको ये निकालना है। तो सबसे पहली बात काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, शुरुआत में तो वो रेस्ट पे रखी थी, तो आपके पास क्या होगा 0 प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे आते हैं, पहले आ जाओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये जब नीचे सारा का सारा ऐसे सीधी गिरने लग रही है तो मान लेते हैं v स्पीड से नीचे की तरफ गिरनी शुरू होगी, ठीक है। इसका मास कितना है टोटल m, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा हाफ m v स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जैसे हमने पीछे निकाला था, किधर होगा, इसका सारे का सारा मास कितना है m है। अब कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा, कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए एक बेस लाइन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। बेस लाइन हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है u इक्वल्स टू 0, तो उससे नीचे कितनी है ये पाई आर लेंथ नीचे आ गई है, ठीक है। ऐसे मान लो उससे नीचे कितनी आ गई पाई आर लेंथ, ये टोटल पाई आर मान लो ऐसे। अब प्रॉब्लम तो वही है ना जो पिछले क्वेश्चन में थी कि सारा मास एक जगह पर नहीं है, कि उसका मैं इस बेस लाइन से ये देख लूं कि कितनी नीचे है। अलग अलग जगह पर मास है तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, इसकी लेंथ पे आधे पे आएगा ना। यस मैम। मान लीजिए आधे पे आ गया यहाँ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी पाई आर बाय हाफ पाई आर 2। इतनी पे आपके पास अब ये पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो इसका मास है पूरा m जो कि कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है पाई आर बाय में 2 इंटू में g, एंड एक नेगेटिव साइन आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेस लाइन से हम लोग नीचे ले रहे हैं। ये बात सबको क्लियर है। अब बात आती है Yes, इनिशियल ma'am. पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी मेरे लिए बहुत समस्या है, इतनी समस्या है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। तो मैंने देखा कि समस्या क्या है, पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे मासेस अलग अलग हाइट पर है बेस लाइन से, अलग अलग मासेस, छोटे छोटे डीएम समझ लो, छोटे छोटे डीएम अलग अलग हाइट पर रखे हैं। या तो छोटे छोटे मासेस की हाइट निकालूं, फिर एमजीएच करके ऐड करके सारा टोटल निकालूं, या फिर मैं इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लूं और वहां का आप कर सकते हो कैसे सॉल्व। इसका सेंटर ऑफ मास मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कैसे निकाला है हम लोगों ने, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी में सॉल्व किया था। तो जो आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है 2r बाय पाई पे। इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है सेंटर से कितना 2r बाय पाई पे, ठीक है। तो ये वही चेन है आपकी सारी, ऐसे सपोज कर लो चेन है। इस पूरे चेन का सेंटर ऑफ मास किधर आ गया, यहाँ पर 2r बाय में पाई, और ये आपकी बेस लाइन है u इक्वल्स टू 0, ठीक है 2r बाय पाई। तो और यहाँ पर कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, पहले तो आएगा m, और ये बेस लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर आएगा mgh, तो g लगा दो। h क्या आएगा, हाइट कितना ऊपर है सारा का सारा 2r बाय में पाई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास v आ जाएगा। क्लियर है सबको, mg 2r बाय पाई, यस करेक्ट है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को। तो सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए ना, कहानी तो इतनी है भाई। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपको दिख रहा है तो आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, काइनेटिक एनर्जी तो आसान है निकालनी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी आसान है निकालनी, इनिशियल में दिक्कत आ रही है। तो ये चीज मैंने सॉल्व कराई थी, देखो इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोगों ने निकाला था, इस पार्ट का मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी सेमी सर्कल के लिए। मान लो ये आपके पास सेमी सर्कल है या एक चेन है, ठीक है। उसका आप एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं डीएम मास, छोटा सा मास मान लिया मैंने डीएम मास, और ये मैंने ले लिया सेंटर। अभी जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल शुरू करेंगे ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, तो ये उसका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो सपोज ये छोटा सा जो मास है, ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है डी थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है थीटा। इस छोटे से मास के लिए हम एक छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सपोज मैंने निकाल ली कितनी, डी, दिस इज इक्वल टू, यहां मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए ये आपके पास हो गया थीटा एंगल के ऊपर, ठीक है। और ऐसे छोटा सा आपका ये डीएम हो गया,
तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये डीएम कितनी हाइट ऊपर है ये निकल जाए तो बात बन जाएगी। ये आपके पास क्या है, रेडियस है, ये क्या है आपके पास, रेडियस। तो इसका कंपोनेंट नीचे कितना होता है, आर कोस थीटा, इधर कितना आएगा, आर साइन थीटा। तो ये छोटा सा जो मास है, बहुत ही छोटा, ये आपको दिखा रखा है इतना बड़ा, इतना नहीं, छोटा सा है। तो आपके पास मास कितना है, डीएम जी, और हाइट कितनी है, आर साइन थीटा। तो ये होगी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप बेस लाइन ले सकते हो, यू इज इक्वल टू 0 है, तो उससे ऊपर कितना है, आर साइन थीटा। लेकिन मुझे चाहिए तो टोटल ना, तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का हेल्प लूंगी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो आपके पास ये, आपके पास क्या आएगी, यू टोटल, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जी आर साइन थीटा। बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो देखो, अगर मैं डीएम 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 एलिमेंट को 0 एंगल से घुमाकर पाई एंगल पे ले जाऊं तो सारे मासेस आ जाएंगे ना, आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ जरा, सारे मासेस आएंगे ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ मेरे पास इंटीग्रेशन थीटा के अंदर आ जाए। अभी यहाँ पर डीएम है और एक थीटा, थीटा आपके पास वेरी कर रहा है 0 से पाई तक, उसमें सारे मासेस कवर हो रहे हैं। बट इंटीग्रेशन नहीं कर सकती मैं थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डीएम, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा ही होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ डीएम को चेंज करने की। कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए, ये जो आपके पास आर्क है जो हमने ली है, ये एंगल बना रही है डी थीटा, और इसका मास कितना है, यहाँ पे इतने पार्ट का मास कितना है, डीएम। अब आपको पता हो, एक थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर करके फॉर्मूला होता है। आर्क होती है एल, आर रेडियस होता है, थीटा एंगल होता है। तो यहाँ पर एंगल कितना है, आर्क लेंथ कितनी है, डी आर ले लेते हैं, डीएल, डीएल ले लो, डिवाइडेड बाय में रेडियस। तो डीएल कितना हो गया बेटा, आर डी थीटा, ये हमारे आर्क की लेंथ है। तो हमारे पास जितनी टोटल लेंथ है इसकी, वो कितनी है, पाई आर। पाई आर लेंथ का कितना मास है, एम मास है। पाई आर चेन है ना, पाई आर लेंथ की चेन है हमारे पास, 2 पाई आर टोटल होता है, उसका आधा पाई आर सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल है ना। तो पाई आर का एम है, यूनिट का कितना हो जाएगा, एम बाय में पाई आर। और इतनी लेंथ की अगर आर्क है तो उसका कितना हो जाएगा, बताओ। अगर मुझे इतनी, देखो मेरे पास टोटल आर्क, अगर मैं सेमी सर्कल वाली इतनी बड़ी आर्क लूं तो उसका मास कितना है, एम, यूनिट का कितना हो जाएगा, एम बाय पाई आर। और छोटी सी जो मैंने आर्क देखी है जिसका मास डीएम है, उसका कितना हो जाएगा मास, छोटी सी जो आर्क है उसका मास कितना हो जाएगा, डीएल का मास कितना हो जाएगा, एम बाय में पाई आर इंटू में आर डी थीटा, आर से आर कट गया, एम बाय में पाई इंटू में डी थीटा, यही तो डीएम है। ये डीएल का मास निकाल लिया हम लोगों ने, जिसको हम डीएम बोल रहे थे। अब हमारे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एम बाय पाई इंटू डी थीटा इंटू आर इंटू में साइन थीटा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करूं, अब सारा काम थीटा में हो गया। एम बाय पाई और आर तो कांस्टेंट है, तो आपके पास बाहर आ गया एम बाय में पाई, आर बाहर, इंटीग्रेशन आपको करना है साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, व्हाट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कोस थीटा 0 से पाई। अब अपर लिमिट आप पुट करेंगे, माइनस बाहर ले जाओ, चलो, माइनस में एम बाय पाई इंटू आर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कोस पाई भी -1 होता है, माइनस लोअर लिमिट कोस 0 भी आपके पास 1 होता है। तो ये आपके पास क्या बन गया फाइनल, कितना बन गया, 2m बाय पाई इंटू आर। एक चीज हमने मिस करी है यहाँ पर, ये जी, ये जी भी तो चलेगा ना यहाँ पे साथ में, जी जी जी, और ये आ गया जी। अब यहां से ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आई इसकी, पूरी चेन की कितनी आई है, 2m बाय पाई आर जी, ये आई है। देखो मैंने जो यहाँ निकाली थी वो सेम आई है क्या, ये रही, ये वाली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली है। भाई हमने सेंटर ऑफ मास किधर माना था, 2r बाय पाई पे, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है एम जी, 2mg r पाई, और इधर कितनी आ रही है, 2mg r बाय पाई। सेम आ रहा है ना आंसर, प्रूफ भी हो गया कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है। अब मास को छोड़ दो और जी को छोड़ दो, हाइट कितनी है, मास को छोड़ दो, जी को छोड़ दो, हाइट कितना ऊपर है, 2r बाय पाई। तो यहाँ पर आपका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ये इसका छोटा सा प्रूफ भी है। क्लियर है सबको। तो कितना सेमी सर्कल का कहां पर होता है सेंटर ऑफ मास, 2r बाय पाई, सेंटर से
हॉरिजॉन्टल तक कितना डिस्टेंस है, 2r/π। क्लियर है? ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगर मैं सेमी सर्कल का भी आधा कर दूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन इमर्जेस आउट फ्रॉम लोअर एंड, यानी अगर इस चेन को डिस्टर्ब कर दिया और ये चेन ऐसे नीचे फॉल करने लग गई, तो वही सेम चीज है आपके पास। ये मान लीजिए m मास की और l लेंथ की चेन है, और ये आपके पास v स्पीड से नीचे गिरी, वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहां से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो क्या है, 0 है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियली वही सेम टू सेम चीज, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। बेस लाइन आप इसको ले लीजिए, कितना है इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब मासेस अलग अलग हाइट पर रखे हैं, तो मुझे क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। जब भी आप सेमी सर्कल को काटते हैं ना, जैसे ये सेमी सर्कल को मैंने 2 हिस्सों में ऐसे काट दिया, तो इसका जो वर्टिकल हाइट है सेंटर ऑफ मास का, वो तो रहेगा सेम। हॉरिजॉन्टली वो आगे पीछे हो सकता है, बट वर्टिकल हाइट क्या रहेगा, सेम। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, और कितने ऊपर लाई करेगा, सेम डिस्टेंस कितना आया था पीछे, 2r/π में पाई, यहाँ पर लाई करेगा। जब आप इसको काटेंगे ऐसे सिमेट्रिक, तो क्या होगा, जितना वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टली वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा। बट हॉरिजॉन्टली हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, मास कितना है इसका, m, सारा का सारा कहाँ सिचुएटेड है, 2r/π इंटू में g, और पॉजिटिव लेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये बेस लाइन से ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ mv² प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा। अभी ये लेंथ कितनी है ये बता दो, इतना बता दोगे तो मैं तो समझ जाऊंगी थोड़ा बहुत आप लोगों ने ग्रास्प किया है। πr/2 πr/2, यस, टोटल 2πr होती है, उसका आधा πr, πr का आधा πr/2। सो आपके पास ये आ गई πr/2, इतना लेंथ है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सारा मास के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास इसके आधे पे लाई करेगा, यानी कहाँ लाई करेगा, πr/4 पे, πr/2 का भी आधा, πr/4। तो आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास कितना है, मास तो पूरी चेन बाहर आ गई, तो मास कितना हो गया, m ही हो गया, mg ले लो, और हाइट कितना नीचे है, πr/4, और आगे एक माइनस साइन आएगा क्योंकि ये बेस लाइन से नीचे है। ये बात सबको समझ में आ गई, चेक भी कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आया है। क्लियर है सबको, थम्स अप कर दो अगर समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत कुछ पैटर्न दिमाग में गया कि नहीं। ओके, सो इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने ये लिया है, ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। आपका होमवर्क एक बार ट्राई करना, इसमें आपका एंगल क्या करेगा, 0 से π/2, इसको अगर आप प्रूव करेंगे ना तो ऐसे होगा, देखो, मतलब ये जो हम लोगों ने निकाली है ना पोटेंशियल एनर्जी, कौन से वाली, इनिशियल वाली, ये यही आ जाएगी। अभी यहाँ तो मुझे पता था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, अगर नहीं पता हो तो हम इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो वही सेम टू सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे आर्क लेंथ कंसिडर करेंगे, मतलब मान लीजिए एक छोटा सा मैंने मास ले लिया ऐसे, एंगल डी थीटा बना रहा होगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये इधर बन रहा है सेंटर पे, ये एंगल कितना होगा, डी थीटा, कितना ऊपर है, ये थीटा ऊपर है, ये एंगल 0 है, ये एंगल π/2 है। तो पहले आप डीएम मास निकालेंगे, कितना बनेगा, ठीक है, और उसको फिर आप यहाँ पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था ना, पहले तो यही बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इसका dmg r sin थीटा, ये कितना ऊपर है, ये कितना, ये हाइट कितनी आएगी इसकी, r sin थीटा ही आएगी, सेम टू सेम है। आप इसको कॉपी करके साइड में टर्म्स को लिखते जा सकते हो। ये कितनी बनेगी, ये पूरा इसका रेडियस r है, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, r cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, r sin थीटा। तो एक छोटा सा मास जो आपने dm लिया है उसका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, जैसे यहाँ निकला है ये वाला, ठीक है। अब डीएम को चेंज करना है, डीएम को जब आप चेंज करेंगे यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, कितनी लेंथ है, पाई
r बाय में 2 लेंथ का मास m है, यूनिट का कितना हो जाएगा m बाय में पाई r बाय में 2, और कितनी का निकालना है, जो आपके पास dm की आर्क लेंथ है वो कितनी आएगी r d थीटा, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था ऐसे कर बना के, ये d थीटा है तो ये कितनी होती है r d थीटा, इतनी का dm किसका मास है, सिर्फ r d थीटा लेंथ का मास है, ठीक है। तो आर डी थीटा का कितना हो जाएगा मास, पाई आर बाय 2 का m है, 1 का m बाय में पाई आर बाय 2, आर डी थीटा का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय में आर डी थीटा। बस ये चीज आप पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन जो बनेगी, ये वाली जो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर आप डीएम की वैल्यू पुट करेंगे। अब लिमिट्स हमारे पास यहाँ कहाँ से कहाँ हो जाएंगी, 0 से पाई बाय 2। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना, आपका सेम आंसर आएगा, आंसर भी बता दिया मैंने, m इंटू में 2r बाय पाई इंटू में g। और वैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ आपको याद होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास जैसे सेमी सर्कल का है, क्वाड्रेंट का है, सिंपली वर्टिकल हाइट का निकाल रहे हो, और आगे जब हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट करेंगे बहुत सारे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कितना हाइट 2r बाय पाई ऊपर, ठीक है। चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ऑफ टेबल विदाउट स्लिपिंग। ये आपका अवंती का जो भी टेस्ट हुआ था ना उसमें भी आया था, याद है किसी ने किया है क्वेश्चन, एनएलएम में आया हुआ था, क्योंकि आपका एनएलएम और ये जो पार्ट है ये मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर फ्रिक्शन एनएलएम इन तीनों के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है सारे के सारे। सो फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ऑफ द टेबल विदाउट स्लिपिंग, ये सवाल है, करेंगे ट्राई। सोचो जरा एक बार, 2 मिनट सोचो कि क्या हो सकता है, मतलब क्या चीज है जो इस चेन को रोक सकती है। आप इमेजिन कर सकते हो एक टेबल पे आप चेन लटका रहे हो, पहले आपने थोड़ी सी उसकी हाइट नीचे करी, चेन नहीं गिरी, थोड़ी सी और करी, चेन नहीं गिरी, थोड़ी सी और करी, चेन गिरना शुरू होगी। तो ये वो वाला पॉइंट पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम लेंथ जो है चेन का आप नीचे लटका सकते हो, और अगर उससे ज्यादा थोड़ा सा भी कर दिया तो वो चेन फॉल करने लग जाएगी, स्लिप कर जाएगी, ठीक है। ये सवाल है। तो रोकने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। गिवन क्या है, चेन ऑफ मास m है, लेंथ l है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो कैसे करेंगे, टोटल लेंथ मान लीजिए l है, सपोज हम मानते हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन जो हैंग कर सकती है टेबल से नीचे वो कितनी है, x है। टोटल कितनी है, l है, तो ये कितनी रह जाएगी, l माइनस में x हो जाएगी। l लेंथ का मास कितना है, m है, यूनिट लेंथ का कितना होगा, m बाय में l, जो नीचे हैंग कर रही है इसका कितना होगा, m बाय l इंटू में x, और जो ऊपर रखी है उसका कितना होगा, l माइनस x का कितना होगा, m बाय l इंटू में l माइनस x। ये इसका मास हो जाएगा कितना, m बाय l इंटू में l माइनस में x। इसका मास कितना हो गया, m बाय में l इंटू में x, ठीक है। तो उसको रोके हुए जो फोर्स है वो कौन सा है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स है। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है म्यू। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू में एन, ठीक है। बताओ अब कैसे करेंगे, एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लॉक है, सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ब्लॉक ब्लॉक क्या करता है, सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हम एफबीडी बनाते कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से, एक तो इसका वेट होता है नीचे की तरफ, कितना होता है mg सपोज, और mg। उस सरफेस की वजह से इसके ऊपर लगा वो एक नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक चेन रखी है जिसका मास कितना है, क्या है आपके पास यहाँ पर ऐसे चेन रखी है ना, मास कितना है m, तो नीचे इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, m इंटू में g, मास m नहीं है सॉरी, मास कितना है m बाय l इंटू में l माइनस में x, इतनी ही तो चेन है ऊपर, इतना मास आएगा ना। तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा ग्रेविटी की वजह से, m बाय में l इंटू में l माइनस में x इंटू में g, और सरफेस ने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा होगा n। अभी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है इस पार्ट का, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, m बाय l इंटू l माइनस x इंटू में g। आई बात समझ में, ऐसे निकालते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। सो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, ये हो गया आपके पास म्यू इंटू में
m बाय l इंटू l माइनस एक्स इंटू में g, ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और नीचे जो आपके पास चेन लटक रही है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो देख लो, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वेट वाला जो फोर्स है, वेट वाला फोर्स कितना आपके पास, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन, ऑन हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन कितना लगेगा, जो उसका मास है इंटू में जी। जैसे मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग से आपने कोई ब्लॉक लटका रखा है तो इस पे कितना मास लगता है, m इंटू में जी। अब हमारे पास टोटल मास जो हैंग कर रहा है वो कितना है, m बाय l इंटू में x इंटू में g कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, m बाय l इंटू में x इंटू में g। अब ये सवाल जो है ये आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ही कनेक्टेड है। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स एटलीस्ट नीचे लटक रहा है, जो नीचे लग रहा है फोर्स उसको बैलेंस कर देना चाहिए। अगर फ्रिक्शन फोर्स उससे कम हो गया, जो नीचे फोर्स लग रहा है ना m बाय l इंटू एक्स इंटू जी, उससे अगर कम हो गया तो चेन गिर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो कंडीशन क्या है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो एटलीस्ट बड़ा हो या एटलीस्ट आपके पास इक्वल हो जो आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ। तो मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है हमको। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए भाई कितना वो हैंग कर सकती है, तो भाई बराबर होना चाहिए F इक्वल्स टू क्या है, एफ जी। भाई कितना मैक्सिमम, हम वो वाली चीज ले आए, कहा कौन सा पॉइंट लेके आए हम लोग कि आपके पास इतनी लेंथ लटकी है कि अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी तो गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा होते ही नीचे लगने वाला फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन वाला फोर्स कम हुआ और आपके पास क्या हो जाएगा, स्लिप ऑफ कर जाएगी। तो आपके पास ये कंडीशन आपको इस्तेमाल करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू इंटू में m बाय l इंटू में l माइनस में x इंटू में g, दिस शुड बी इक्वल टू m बाय l इंटू में x इंटू में g। इसको आप सॉल्व करेंगे, m से m गया, l से l गया, g से g गया, आपके पास क्या बनेगा, म्यू l माइनस में म्यू x इक्वल्स टू x। सो म्यू l इक्वल्स टू x कॉमन, 1 प्लस में म्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, म्यू l बाय में 1 प्लस में म्यू। इतना लेंथ चेन का हैंग करेगा तब आपके पास वो कंडीशन है कि आपके पास मैक्सिमम लेंथ है वो जो हैंग कर सकती है। अगर इससे ज्यादा आ गई आपके पास तो वो स्लिप कर जाएगी। क्लियर है, सवाल क्या था कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन निकालो जो उससे हैंग कर सकती है। ठीक है, तो हमने वो कंडीशन निकाली कि भाई नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के जब बराबर हो गया, अगर नीचे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो स्लिप कर जाएगी। जब बराबर हो गया तब उस समय पर कितनी एक्स है, वही आपके पास मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन है दैट कैन हैंग ऑफ टेबल विदाउट स्लिपिंग। आई बात समझ में। तो यहां से आपको एक और सवाल मिलता है, ये तो चलो मैक्सिमम लेंथ आ गया, आपसे सवाल दूसरा क्या पूछ लेते हैं, कितनी आपके पास लेंथ टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर वाली कौन सी लेंथ है, l माइनस में x ऑन टेबल। तो l माइनस में x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, म्यू इंटू में l बाय में 1 प्लस में म्यू। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा l बाय में 1 प्लस में म्यू। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। चाहे आपको याद भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नीट स्टूडेंट्स है उनको तो याद होना चाहिए कि कितना पार्ट ऊपर हैंग कर, ऊपर टेबल पे रखा है मैक्सिमम कंडीशन में, l बाय में 1 प्लस म्यू, कितना नीचे हैंग कर रहा है, म्यू l बाय में 1 प्लस म्यू। कौन सी कंडीशन है ये कि भाई कितना टेबल से नीचे चेन को लटकाएं कि वो स्लिप नहीं हो, मैक्सिमम कितना लटका सकते हैं, वो वाली कंडीशन है। क्लियर है सबको ये चीज, आई एम नॉट विजिबल, मैं विजिबल नहीं हूं क्या, नो मैम, अभी विजिबल हूँ, बहुत देर से आया मैम आप विजिबल, विदाउट कैमरा। अच्छा ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ पहले तो, बोलिए। नहीं आया, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा निकाल के देखो खुद, फिर मैच करना, क्योंकि अभी तो आपने सुना है मैंने आपको क्या क्या बताया कि कैसे सवालों को करना है। अब आपको थोड़ा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे कुछ लगाना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़े अपने हिसाब से, फिर करके देखें और फिर आंसर मैच करें कि कहाँ आपकी गड़बड़ हुई है।
और ग्रुप पे पूछे जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया है। क्लियर है सबको? अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेंडिंग है। इफ यू वांट मैं करा सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, करना है? एक और क्वेश्चन करा दूं? बोलो। चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं मस्त। ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर ये याद रखना, मैंने क्या बताया आपको, जो टेबल के ऊपर रखा है इस पे आपको अलग से क्वेश्चन मिल सकता है। थोड़ा सा अगर घुमाना चाहे आपको, ऑन टेबल क्या है ये अलग पार्ट है, एट मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं। एक सवाल आपको देखने को मिलेगा क्या, इस तरह, find total work done by friction when chain slips off completely from the position when chain was just about to slip। देखो कंडीशन वो है जब चेन जस्ट अबाउट टू स्लिप है। तो जस्ट अबाउट टू स्लिप में आपको पता है कि ऊपर टेबल पे कितना पार्ट होना चाहिए और नीचे कितना होना चाहिए। सपोज इसकी लेंथ जो है चेन की वो एल है, इसका मास एम है, तो नीचे कितना होना चाहिए, ये पार्ट अभी निकाला है हम लोगों ने, म्यू एल बाय में 1 प्लस में म्यू, ये ना म्यू एल बाय में 1 प्लस म्यू, और ऊपर कितना है एल बाय में 1 प्लस म्यू। ये तो चीज हमारी हो चुकी है भाई। जब जस्ट अबाउट टू स्लिप है उस समय पर कितना मैक्सिमम नीचे हैंग कर सकता है, म्यू एल बाय में 1 प्लस में म्यू, ठीक है, और ऊपर कितना है एल बाय में 1 प्लस में म्यू। क्लियर है सबको ये चीज? अब फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है, तो फ्रिक्शन की वजह से एक बार कोशिश करो आप लोग, 2 मिनट। फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, एल इंटू में 1 प्लस में म्यू, फ्रिक्शनल फोर्स आप म्यू एन से निकाल सकते हो। तो वर्क डन निकाल के देखो एक बार सभी बच्चे। सभी बच्चे निकालेंगे? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा, एक बार कोशिश करो। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है? हाँ जी, सॉरी बेटा, बीच में एक लिंक भेजना पड़ा मेरे को। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, आप ये बोल सकते थे मैम फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू में एन, ठीक है, ऊपर इसका मास कितना है, ये लेंथ मान लीजिए आपकी कितनी थी, एल माइनस एक्स थी, ये आपके एक्स थी, वो आपने निकाल ली म्यू एल बाय में 1 प्लस में म्यू, ये कितनी है आपके पास, एल बाय में 1 प्लस में म्यू। सो आपके पास, इसको मैं हटा देती हूँ, आप क्या कर सकते थे कि भाई म्यू और एन को सॉल्व कर लो कि कितना आपके पास ऊपर मास है, ठीक है, क्या होगा आपके पास m इंटू में जी, जो ऊपर लेंथ है ये है, ठीक है, l लेंथ का मास कितना है आपके पास m, यूनिट लेंथ का कितना होएगा m बाय में l, तो इतनी लेंथ का कितना मास हो जाएगा अपने पास m बाय l इंटू में l बाय में 1 प्लस में म्यू। दिस इज मास ऑफ चेन ऑन टेबल, ठीक है, l से l भी कट गया, m बाय में 1 प्लस में म्यू, इतना मास है। तो आप बोल सकते थे कि मैम चेन का जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n, नीचे इस पे कितना वेट लग रहा है, m बाय में 1 प्लस में म्यू इंटू में g, इतना वेट लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या कर दोगे, l बाय में 1 प्लस म्यू,
और एंगल कितना है इनके बीच में, cos 180, नेगेटिव में एक आंसर आ गया। बट ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा है, जो चेन, अभी इन्होंने पूछा क्या है, वर्क डन फ्रॉम द पोजीशन एंड चेन वाज जस्ट अबाउट टू स्लिप। जब आपके जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा, वो स्लिप करने लग जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे की तरफ आ रहा है। इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ सारा टाइम है, ठीक है। जब ये स्लिप ऑफ करने लग जाएगी चेन, तो पहली जो ये कड़ी है ये नीचे आएगी, फिर अगली आएगी, फिर अगली आएगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका हर एक मास, पहली बात तो अलग अलग डिस्टेंस पे है। ये वाले मास को सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ इतना दूरी पे लगेगा, अगले वाले पे सिर्फ इतना दूरी पे लगेगा, अगले वाले पे इतना पे, अगले वाला, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। अगर एक ब्लॉक होता जिसका मास आपको पता होता और इतना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट होता, टोटल मास कांस्टेंट होता, तो आप बता सकते थे। एक तो यही प्रॉब्लम है कि अलग अलग जो मास है वो अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स झेल रहा है, वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स है। दूसरी बात, मास भी डिक्रीज होता जा रहा है ना, नीचे एक कड़ी गई, फिर अगली गई, फिर अगली गई, टोटल मास भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए वही बात है, हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, एक छोटा सा कंसिडर कर लेते हैं, एक छोटी सी जो कड़ी है उसको कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने रेड में ड्रॉ की है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालेंगे। इतना मान लीजिए, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एक्स ट्रेवल किया, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, सपोज पीछे की तरफ एफ लग रहा है, डीएफ मान लो। तो छोटा सा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। तो ये छोटी सी कड़ी का मास कितना है, डीएम है, ठीक है, डीएम इनटू में जी, और ऊपर कितना आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या आ जाएगा, म्यू इनटू में डीएम इनटू में जी। अब ये डीएम मास कितना होगा, अब यूनिट लेंथ का मास मुझे पता होना चाहिए। अब यूनिट लेंथ का मास कितना है, इतना है, तो डीएम का कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू इनटू में एम बाय एल, सॉरी हाँ, डीएम की वैल्यू आएगी डीएक्स। आपके पास क्या ब्लॉक, क्या आपने कड़ी ली है, डीएक्स लेंथ की लिए, ये छोटी सी कड़ी आपने ली है डीएक्स लेंथ की, जो कि एक्स दूरी पर है। इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके पास कितना, पीछे की तरफ ये। तो डीएफ इक्वल्स टू म्यू इंटू में एन, म्यू इंटू में डीएम इंटू में जी। डीएम आपको निकालना है, डीएम कितनी लेंथ का है, डीएक्स लेंथ का है। तो एल का आपके पास मास कितना है, एम, यूनिट का कितना हो जाएगा, एम बाय एल, और डीएक्स का मास कितना हो जाएगा, एम बाय एल इंटू में डीएक्स इंटू में जी। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया इस छोटे से कड़ी जो आपने ली है इसकी वजह से। अब एक्स आपका कहां से कहां वेरी कर रहा है, सपोज ये वाली जो कड़ी है 0 पे है, और टोटल लेंथ कितनी है, एल बाय में 1 प्लस म्यू। ये यहाँ पर जो लास्ट कड़ी कितनी लेंथ पे होगी, एल बाय में 1 प्लस म्यू। तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, बताइए। आप यहां से फ्रिक्शनल फोर्स निकाल चुके हैं, हमको निकालना है वर्क डन, तो हम वर्क डन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। छोटा सा वर्क डन कितना होगा इसकी वजह से, dw दैट इज इक्वल टू df डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसने कितना करना है, ये वाली जो कड़ी है वो कहां तक जाएगी, इतना डिस्प्लेसमेंट करेगी, x, df x, और एंगल कितना बनेगा इनके बीच में, 180। तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप df की वैल्यू पुट कर लीजिए, म्यू इंटू में m बाय में l इंटू में dx इंटू में g इंटू में x। ये छोटा सा वर्क डन हुआ, एक छोटी सी कड़ी का जो x डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस छोटी सी कड़ी पे छोटा फ्रिक्शन देख लिया कितना बन रहा है। अब इंटीग्रेट कर दो टोटल वर्क के लिए, तो आपके पास w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू m बाय में l x g dx। लिमिट्स कहां से कहां है, 0 से l बाय में 1 प्लस में म्यू। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास टोटल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप मुझे निकाल के चैट पे बताएंगे कितना आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो मेरे को पूछ लो, कोई भी डाउट है तो अभी पूछो और फिर जाना।